तो हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों। तो आज हम करेंगे कक्षा 9th की मैथ की बुक शुरू कर रहा हूँ मैं। इसके अंदर चैप्टर 1 है संख्या पद्धति, और इसके अंदर पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, वो आप नोट करो। और उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो इनको नोट करना, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये अगर आप याद रखोगे तो आपकी प्रश्नावली जो है वो आसान हो जाएगी। तो पहला पॉइंट है प्राकृत संख्याएं। 1 से लेके अनंत तक जितनी भी संख्याएं सभी को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनलिमिटेड जितनी भी संख्याएं आप लिखोगे वो सारी क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्या। उसके बाद है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं सारी। लेकिन इसके अंदर जीरो जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्याओं में जीरो शामिल कर दो, यानी जीरो वह प्राकृत संख्या नहीं है बस। लेकिन जो प्राकृत संख्याएं हैं सारी, वो सारी क्या है? पूर्ण संख्याएं। उन दोनों में इतना डिफरेंस है। तीसरा पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं में क्या है? दो पूर्णांक दो प्रकार की होती हैं। जैसे हम इस संख्या रेखा पर इसको मैंने लिख कर रखा है, इसको संख्या रेखा बोलते हैं। तो अब ये जो मान है ये तो धनात्मक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। और इधर वाले जैसे इस साइड लिखते हैं तो वो सारे क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक, -1। ये है तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं वे परिमेय संख्याएं जिन्हें p/q रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। इसमें एक ही कंडीशन है कि q जो है ये अंश होता है और ये हर होता है। q यानी हर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट जीरो। q = नॉट जीरो। उसके बाद देखो परिमेय संख्याएं जो है उनको जीरो है तो भी वो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटा में हम एक लगा सकते हैं। जैसे ठीक है, अकेला जीरो लिखा तो भी परिमेय संख्या। 1/2 ये भी परिमेय, 0/3, क्योंकि जीरो में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो वो जीरो ही रहता है। 1/3 है। माइनस वाली जितनी भी संख्याएं हैं p/q वाली वो सारी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं। उसके बाद अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें p/q रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। यानी अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p/q रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि √3 है, √5 है, √7 है, ये सारी क्या है? अपरिमेय संख्याएं। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है आपको कि जैसे आपको ये लिखा जाए √4, तो ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है, क्योंकि ये जो 4 है इसका पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो 4 का वर्गमूल हो जाता है ना 2, तो 2 क्या होगी? फिर वो परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 2 के बटा में भी हम 1 लगा सकते हैं ऐसे। ठीक है, क्योंकि बटा में जीरो नहीं होना चाहिए, बस बाकी कोई भी अंक हो सकता है। बस ये ध्यान रखना है आपको कि जैसे √9 आ गया तो ये आपकी अपरिमेय नहीं होगी। ये वाले इसका वर्गमूल हो जाता है 3, तो ये परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये दोनों क्या अपरिमेय नहीं होंगी। बस रूट के अंदर वो संख्याएं होनी चाहिए जिनका पूर्ण वर्ग ना हो। ये जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं ये सारी परिमेय संख्याएं लिखी हुई हैं। अगर मैं एक और जैसे लिख दूँ, यहाँ अकेला 5 है तो ये भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि बटा में 1 लगा सकते हैं। किसी भी संख्या में बटा में जब 1 लगाते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये 5 पॉइंट है। आगे कुछ और पॉइंट है वो अपने लिखते हैं। हमारे पास 6 नंबर पॉइंट है। 6 नंबर पॉइंट है शांत दशमलव संख्याएं। यानी जब किसी संख्या यानी परिमेय संख्या का हर जो है 2 की गुणा 2 की पावर m और 5 की पावर n रूप का हो, या फिर हर के अंदर 2 की पावर m आ जाए और 5 की पावर n आ जाए, यानी संख्या की घात कोई भी हो सकती 2 और 5 की, तो वो शांत कहलाएगी। जैसे एग्जांपल देखो, 23 बटा में 2 की 3 आ गई और 5 की 7। आपसे पूछा जाए प्रश्न में भी शांत है या अशांत है, तो आप सीधा बता सकते हो, क्योंकि 2 की पावर है और 2 और 5 गुणनखंड आ रहे हैं नीचे, तो वो क्या होगी? शांत होगी। अब 19 बटा में 2 की पावर 4 आ गई, 2 अकेला भी आ गया तो भी शांत है, ये ध्यान रखना। 17 बटा 5 की 3 है तो 3
5 की पावर 3 आ रही है, 5 अकेला भी आ रहा है तो भी ये शांत है। ठीक है, तो इस तरह हमें पता लग जाएगा। एक तो ये मेथड है 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n रूट का कोई भी इसका हर अपरिमेय संख्या का, तो आप पता लगा सकते हो वो शांत है या अशांत है। दूसरा क्या है, कई बार प्रश्न सीधा ही दिया होता है ऐसे भिन्न संख्या में, यानी पावर वाला संख्या नहीं दी होती, तो इसमें 1 और बटा 2 लिखा हुआ, तो यहाँ वैसे तो 2 आ रहा है तो शांति है, लेकिन आप भाग विधि से हल करोगे, इसमें देखा अपरिमेय संख्याओं को भाग विधि से हल करने पर शेषफल 0 प्राप्त हो, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसमें देखो, अगर आप 1 में भाग दो, जैसे हम भाग दें इसमें 2 का, तो 2 जीरो लगानी पड़ेगी, यहाँ पॉइंट लग जाएगा ऊपर, 5 दूनी 10, तो यहाँ शेषफल क्या आ गया 0, तो ये शांत होगी, यानी पॉइंट के बाद ये संख्या शांत हो रही है, इसलिए क्या कहेंगे, इसको शांत संख्या कहा जाए। ये दोनों शांत है, भाग विधि से ही पता लग सकता है, और इस तरह अगर प्रश्न में हम दिया है तो इस तरह भी आप पता लगा सकते हो। कई बार इनको हल भी करना पड़ता है, वो आगे देखेंगे प्रश्न को। अब लास्ट टॉपिक है, इसके बाद 7 नंबर अशांत। अब है 7वां पॉइंट, अशांत दशमलव संख्या। जब किसी परिमेय संख्या का हर 2 गुणा 5 रूप का न हो, यानी इस रूप का नहीं हो, या 2 5 हो या 2 5 n हो, इस रूप का नहीं हो, तो वो क्या कहलाएगी, एक अपरिमेय अशांत संख्या कहलाएगी। जैसे इसी के अंदर एक और अंक जोड़ दें हम, जैसे यहाँ 7 आ गया, अब ये तो दोनों आ रहे हैं, लेकिन एक इन दोनों के अलावा अगर कोई संख्या आती है, अंक आता है, तो वो फिर शांत नहीं होती, वो अशांत होती है। ठीक है, अशांत, क्योंकि 2 और 3 2 और 5 तो आ रहे हैं, लेकिन दोनों के अलावा 7 हो रहा है, इसलिए ये अशांत है। अब यहाँ जैसे 2 की 4 है, इसके साथ में 3 लिख ली, तो ये पूछे आपसे भी ये शांत है या अशांत है, आपको पता लग जाना चाहिए, क्योंकि 2 के अलावा कोई अंक आ रहा है, 2 और 5 के अलावा, तो वो अशांत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अशांत। इसी तरह ये भी, जैसे यहाँ मैं 11 लिख दूँ, तो ये क्या होगी, अशांत। यानी अगर हर के अंदर 2 और 5 के अलावा और कोई अंक आ रहा है, पावर कोई भी हो, का पावर से कोई लेना नहीं, पावर चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, लेकिन इन दोनों के अंकों के अलावा कोई अगर कोई अंक आ रहा है, तो वो अशांत होगी। 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा आगे, यानी 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 के अंदर 2 होता है। ऐसे सोचो कि यहाँ 4 लिख दूँ, 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 के तो टुकड़े हो जाएंगे ना, इसको 2 गुना 2 तो 2 ही होगा ये। ठीक है, इस तरह ध्यान रखना, संख्याएं कौन सी होनी चाहिए साथ में, एक तो आपको पता सम संख्याएं होती है और एक विषम, यहाँ विषम संख्याएं होनी चाहिए साथ। अगर विषम संख्या साथ आ जाती है, इन 2 और 5 को छोड़ के और कोई विषम संख्या आती है, तो वो अशांत होगी। ठीक है, क्योंकि कई संख्याओं के गुणनखंड होके हो जाए, गुणनखंड करें, कोई भी संख्या ले लें, 16 के 8 आएगा, फिर क्या आएगा, 4 आएगा, फिर करेंगे 2 आएगा, फिर 2 एकम, इसके अंदर सारे 2 आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 2 तो होना चाहिए ना, फिर वो शांत नहीं होगी, वो शांत होगी, अशांत नहीं होगी। जैसे 15 आ गए, यहाँ मैं 15 लिख दूँ, तो 15 में देखो, 15 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 3 से करेंगे, 3 5 15 और 5 एकम 5 तो है, लेकिन इसके अदर अंक आ गया, यदि इसकी गुणनखंड करके लिखेंगे तो 3 गुणा 5 लिखेंगे, तो ये अशांत रहेगी, क्योंकि ये 3 आ रहा है। क्योंकि ये इस तरह हल करने पड़ते हैं, वो आगे हम प्रश्नों में करेंगे। बस एक बार इतने समझो आप, शांत क्या होता है और अशांत। अब भाग विधि से कैसे पता लगेगा, सेकंड स्थिति में देखो, यदि परिमेय संख्या को भाग विधि से हल करने पर शेषफल 0 प्राप्त न हो, तो उसके
उसका दशमलव प्रसाद अशांत होगा। यानी जैसे 10 में 3 का भाग देते हो तो 3.33 इस तरह, यानी इसका शेषफल शून्य नहीं आएगा। तो ये क्या होगी, संख्या अशांत होगी। यानी शेषफल शून्य नहीं आ रहा तो उसका मीन्स ये है कि ये अशांत है। ठीक है। आगे जैसे बार बार अंक आ रहे हैं तो उसके ऊपर बार भी लगा के लिख सकते हैं अपने। जैसे इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, आप देखो 3.3, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद बार अंक रिपीट हो रहे हैं तो बार लगा सकते हैं इसको। ठीक है। जैसे 11 में 4 का भाग देते हैं, 11 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 0.3636, यानी बार बार अंक रिपीट होते रहेंगे। तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, 0.36 के ऊपर बार लगाएंगे, क्योंकि 3 और 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये भी अशांत होगा। अशांत के साथ साथ पुनरावृत्ति हो रही है, इसे अनवसानी आवृत्ति भी कहेंगे, क्योंकि बार बार अंक आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा अशांत। ठीक है। भाग देने के बाद यदि संख्या शांत शेषफल शून्य नहीं आता तो उसे अशांत कहेंगे। अगर शेषफल शून्य आता है तो वो शांत कहलाएगी। अगर इस तरह गुणनखंड रूप में दिया है, 2 और 5 गुणनखंड आ रहे हैं, उसके साथ कोई भी अलग अंक आ जाए तो वो अशांत होगी। जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, जिनके गुणनखंड नहीं होते। ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, कईयों में गुणनखंड होने के बाद भी हो जाता है, वो तो उसके अंदर हल करना पड़ता है। तो इतनी चीज आप याद रखो। तो अब हम शुरू कर रहे हैं 1.1 एक्सरसाइज 1.1। इसके अंदर देखो पहला प्रश्न है, मैंने प्रश्न नहीं लिखा, हल कर रखिएगा। पहला प्रश्न है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, इसे P बटा Q रूप में लिख सकते हैं। P और Q पूर्णांक है, इसमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो आप लिखोगे हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, इसे P बटा Q रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। P और Q पूर्णांक है। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 0 है, 0 के बटा में 1 लगाएंगे तो इसके अंदर भाग देने पर 0 ही आएगा। 0 में 2 का भाग दोगे तो भी 0 ही आएगा। यानी 0 में किसी भी संख्या का भाग देते 0 ही आता है। तो ये P बटा Q रूप में इसको लिखा जा सकता है। P तो दिए ही है, Q इसने कहा 0 होना चाहिए, और बटा में 1 लिख सकते हैं अपने, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 5 कोई भी संख्या हम लगा सकते हैं। उसने कंडीशन यही बताई थी कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होता है तो वो अपरिमेय होगी। अब है प्रश्न नंबर 2, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसका मेथड क्या है, आपको क्या करना है, 6 ज्ञात करनी है। तो लिखोगे आप अंश व हर में 6 + 1 जोड़ देना आपको, यानी 6 पूछ रहे तो 1 जोड़ के 7 से गुणा करने पर। यानी आपको क्या करना है, इन दोनों के, यानी जैसे 3 है, 3 बटा में 1 लगा देंगे। इसका अंश तो दिया, हर नहीं दिया, हर अपने 1 लिख सकते हैं। इसको हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 या 21 और 7 एकम 7। और इसी प्रकार 4 जो है, 4 के बटा में 1 लगा लेंगे। 1 लगाने में इसको कोई परिवर्तन नहीं होगा, भाग देंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है। तो इसको 7 से गुणा करेंगे दोनों को, क्योंकि इसका हर जो है वो 7 बन जाएगा। 7 चौका 28 और 7 एकम 7। अब हमें कितनी 6 लिखनी है ना, यहाँ लिख दोगे 6 परिमेय संख्याएं। 6 परिमेय संख्या देखो, 21 के बाद क्या आएगा 22, तो 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7 और 26 बटा 7 और 27 बटा 7। 1 2 3 4 5 6। देखो 21 और 28 के बीच में 22 23 24 ही आएंगे ना, क्योंकि 21 जो 3 है वो 21 बटा 7 है, यानी
3 को हम 21/7 लिख सकते हैं, क्योंकि 21 में 7 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। इसी प्रकार जो 4 है वो 28/7 4 ही है, क्योंकि 28 में 7 का भाग दोगे 4 आ जाएगा। यानी ये इनके रूप बदल के हम लिख सकते हैं, इसलिए मैंने प्रश्न के अंदर आपको आए 5 आए तो 1 जोड़ के 6 का गुणा करोगे, यानी इसमें 6 दिया तो 6 में 1 जोड़ा 7 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड है, इसको आप इसको यूज कर सकते हैं, मध्य संख्याओं को ज्ञात कर सकते हो। अब करेंगे तीसरा क्वेश्चन। अब है प्रश्न नंबर 3। इसमें देखो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो वही मेथड अपनाएंगे, आपको क्या करना है, अंश व हर में किसका गुणा करोगे, 5 है ना यहाँ, तो अब हम करेंगे 5 + 1 करेंगे, क्योंकि 5 ही संख्याएं ज्ञात करनी है ना, जितनी ज्ञात करनी है उसमें 1 जोड़ोगे, तो ये हो जाएगा 6 से गुणा करने पर। किस में गुणा करेंगे, इसमें तो दोनों अंश भर दिए हैं, उसमें नहीं दिए तो अपने 1 लगाया था नीचे, इसमें नहीं लगाओगे आप, क्योंकि इसका अंश भी दिया और हर भी दिया, तो दोनों को 6 से गुणा करना है। 6 ये 18, ये तो पहले वाली है, और 6 को 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुणा करने पर 30 आ जाएगा। और दूसरी जो परिमेय संख्या है 4/5 है, इसको भी हम 6 से गुणा कर देंगे, क्योंकि अंश व हर में समान संख्या गुणा या भाग किया जा सकता है। 6 चौके 24 और 6 पंजे 30। अब देखो 18 के बाद देखो 19/30, यहाँ 5 लिख दें, 5 परिमेय संख्या। ठीक है, 19/30, 20/30, फिर 21/30, 22/30 और 23/30। 1 2 3 4 5। इस मेथड से करोगे, जितनी आपको ज्ञात करनी उतनी ही संख्याएं आएंगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 संख्याएं, तो ये 5 संख्याएं आ गई किसके मध्य, 3/5 और 4/5 के मध्य। ठीक है, तो देखो ये जो 3/5 है, ये इसका दूसरा रूप है 18/30, क्योंकि इसको हल करोगे वापिस 6 से भाग दे दो, 6 3 18 और 6 5 30 आ जाएगा 3/5। तो इसी विधि से आप कोई भी संख्याओं, दो संख्याओं के मध्य आप उनकी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देखो, सत्य या असत्य बताने, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये हमें बताना भी ये कथन सत्य है या असत्य। पहले मैंने यहाँ लिखी है प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4, यही होती है प्राकृत संख्या। फिर लिख दी मैंने पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3। अब ये कह रहा प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, क्योंकि ये प्राकृत संख्याएं ये पूर्ण संख्या में आ रही हैं, तो इसका मतलब हो गया प्रत्येक पूर्ण प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या भी है। तो ये कथन क्या है, हमारा सत्य है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक यानी सभी पूर्णांक है वो क्या पूर्ण संख्या है। देखो पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी, दोनों ही होते हैं ना। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 1 2 3 4 अनलिमिटेड। अब देखो ये तो आ रहे हैं पूर्णांक, ठीक है, पूर्ण संख्याएं तो हैं, लेकिन पूर्णांक तो माइनस वाले भी होते हैं, -1 -2। तो ये कहना गलत है ना। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, यानी सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है, कुछ है, क्योंकि इधर वाले तो पूर्णांक अपने कह सकते हैं पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्णांक तो पूर्ण संख्या नहीं है ना, क्योंकि इसमें तो माइनस वाले भी आ रहे हैं। तो ये हमारा कथन क्या है, असत्य है। अब प्रश्न नंबर 3, चौथे का तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये बताना है, कथन सत्य है या। देखो परिमेय संख्या क्या होती है, 0 0/2 1/2, यानी भिन्न संख्याएं हैं, और भिन्न संख्या नहीं भी है तो भी वो परिमेय संख्या होती है, क्योंकि बटा में 1 लगा सकते हैं। अब ये कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है। देखो सारी पूर्ण संख्याएं तो नहीं है, इसको तो हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, इसको भी पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन इसको पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो अंश व्यवहार हो गया ना इसका। तो सारी
परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती, कुछ हो सकती हैं, जैसे 5 आ गया या 7 है या 8 है, ठीक है। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या है इसका ऐसा कुछ हो सकती हैं, सारी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होंगी, क्योंकि ये पूर्ण संख्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो, इसको कह सकते हो पूर्ण संख्या, लेकिन इसको पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे। अब एक्सरसाइज 1.2 कथन असत्य और सत्य बताने अपने। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये सत्य है कि वास्तविक संख्याएं अपरिमेय और परिमेय दोनों को ही वास्तविक संख्याएं कहा जाता है, चाहे अपरिमेय हो चाहे परिमेय, दोनों को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, ठीक है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m रूट का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या रूट के अंदर ही नहीं होता, प्रत्येक संख्या नहीं होती, क्योंकि संख्या रेखा पर तो अपने 2 भी आ जाता है, 1 2 3 4 5 वो भी आते हैं, सारे रूट वाले नहीं होती है, आ सकते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, क्योंकि इसमें मैंने बताया वास्तविक संख्याएं अपरिमेय और परिमेय दोनों ही आ जाती हैं वास्तविक में। लेकिन ये कहना गलत है कि वास्तविक संख्या सिर्फ वास्तविक संख्या, ये आ सकते हैं, ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण लिखिए जो परिमेय संख्या। ये कह रहा है यदि सभी धनात्मक पूर्णांक यदि उनका वर्गमूल करें तो वो सारी अपरिमेय संख्याएं आती हैं। जैसे मान लो 1 है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, ठीक है। 2 का कितना होता है, पॉइंट में आएगा। रूट 3 का भी पॉइंट में आएगा। रूट 4 का क्या आएगा, 2 आएगा। अब ये कह रहा है सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, सारों के अपरिमेय नहीं होती। ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, तो 4 का तो परिमेय हो गया ना, इसका भी परिमेय हो गया। इस तरह कह रहा है 5 का वर्गमूल करेंगे ये अपरिमेय हो जाएगा, तो सभी अपरिमेय नहीं होते। इसलिए हमने कहा क्या सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय संख्या होती है, सभी नहीं होते, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। तो ये कहना सही नहीं है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल निकालें तो वो अपरिमेय संख्या है। तो वो आपने लिख दिया है मैंने, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। तो वो कह रहा है यदि यानी नहीं होते तो एक उदाहरण लिखो। एक उदाहरण लिख दिया, 4 का वर्गमूल 2। एक और लिखना देखो, जैसे मान लो 9 है, 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3 परिमेय संख्या आ गया ना। तो ये उचित नहीं है कहना कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल निकालें वो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। 5 को हम 4 + 1 लिख सकते हैं, और 4 का स्क्वायर लगा के लिख सकते हैं, और 1 का स्क्वायर इस तरह कर सकते हैं। तो ये अब हम इसको जैसे ये 2 है ना, पहले आप एक यहाँ संख्या रेखा खींच लोगे, यानी एक्स वाई। अब ये 2 सेमी है, बीच में आप यहाँ से इसको ओ लिख लो, और यहाँ ए ओ ए, ये 2 सेंटीमीटर ओ ए कितनी करनी है, 2 सेंटीमीटर। और फिर ये लंब कितना है, यानी यहाँ एक आप 90 डिग्री कोण बनाओगे, प्रकार से बना दो, चाहे डी से एक सीधा ऐसे बना देना, तो 90 डिग्री कोण है। उसके बाद ये 1 है, 1 सेमी यहाँ पर पॉइंटर लगा लोगे आप, यहाँ 1 सेमी स्केल से उसको मिला लेना, इसको बी आ जाएगा, ठीक है। अब ये है रूट 5, ये 2 और ये 1। अब वो मेरा संख्या रहेगा, ये तो संख्या से बाहर हो गया। हमें क्या करना है, यहाँ से ओ पर रखिए प्रकार और बी तक खोल प्रकार, और यहाँ फिर यहाँ प्रकार रखोगे, यहाँ बी तक प्रकार खोल के इसको आप एक ऐसे चाप लगाओगे। तो यहाँ जो बिंदु होगा प्राप्त में वो क्या होगा, ओ से ओ सी है, जो वो ओ सी क्या होगी हमारे पास
√5। तो ये संख्या रेखा पर आ जाएगा, यानी ये ओ से लेके सी तक जो दूरी होगी वो √5 होगी। इस तरह आप इसको निरूपित कर सकते हो। लिख लेना आपको रचना। सर्वप्रथम ने एक एक्स वाई एक रेखा खींची, उसके बाद ओ से ओ ए तक 2 सेंटीमीटर का एक बिंदु अंकित किया, और फिर ए से बिंदु ए पर 90 डिग्री कोण बनाया, और फिर ए बिंदु से 1 सेमी दूरी पर एक बिंदु बी अंकित किया और ओ बी को मिलाया, ठीक है, और ए ओ को मिलाया। अब ओ को केंद्र मानकर बी तक प्रकार रखा, यानी ओ बी त्रिज्या का एक चाप काटा जो सी पर काटता है एक्स वाई को, तो जो ओ सी है वो कितनी मिलेगी, √5। ये संख्या रेखा पर निरूपित हो जाएगा। इस तरह आप इसको हल कर सकते हैं।